हेलो एवरीवन, मैं वर्ल्ड वाइड एंटिटी इंस्टीट्यूट से जावेद बात कर रहा हूँ। जैसा कि आप लोग वीडियोस में देखते रहते हैं, ये हमारे आरटी का रेडियोग्राफिक टेस्टिंग का सेकंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में हमने सीखा कि आरटी क्या होता है, आरटी में सोर्स क्या क्या यूज होते हैं। जैसे कि हमने एक्स रेज के बारे में सीखा, गामा रेज के बारे में सीखा। एक्स रेज हमें कहाँ से मिलती हैं, गामा रेज हमें कहाँ से मिलती है, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की। एक्स रेज और गामा रेज में क्या डिफरेंस होता है ये भी हमने डिस्कस किया था। और आरटी का प्रिंसिपल सीखा था कि आरटी का प्रिंसिपल क्या होता है, आरटी किस सिद्धांत पे काम करता है। ये हमारा सेकंड लेक्चर है। उसके आगे बढ़ते हुए हम पहुंचते हैं एडवांटेजेस की तरफ कि आरटी के रेडियोग्राफिक टेस्टिंग के क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं, रेडियोग्राफिक टेस्टिंग के क्या क्या डिसएडवांटेजेस होते हैं। तो उनको आज हम सीखेंगे। अगर हम आरटी के पहले एडवांटेज की बात करें तो पहला एडवांटेज ये है कि आरटी को हम परमानेंट रिकॉर्ड के लिए यूज कर सकते हैं। क्योंकि हमारे पास में क्या होती है, रेडियोग्राफिक फिल्म होती है, उसको हम परमानेंट रिकॉर्ड में रख सकते हैं। अगर आज से 1 साल 2 साल 4 साल के बाद में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो हम उसको निकाल के दिखा सकते हैं कि उस टाइम पे ये ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, या फिर उस टाइम पे ये प्रॉब्लम थी। तो हम परमानेंट रिकॉर्ड में आरटी का यूज कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट है डिटेक्ट्स इंटरनल डिफेक्ट्स क्लियरली। जो भी हमारा मटेरियल है उसके अंदर कहीं पर भी डिफेक्ट है तो हम उसको इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं। तो आरटी का हम यूज इंटरनल डिफेक्ट्स को क्लियरली डिटेक्ट करने के लिए भी करते हैं। नो कॉन्टेक्ट विद टेस्ट ऑब्जेक्ट। जो भी हमारा सोर्स होता है, हम जानते हैं कि रेडिएशन उस पर पड़ती है जाके, तो जो भी हमारा ऑब्जेक्ट है उससे हमें कोई भी कांटेक्ट करना नहीं पड़ता है। जैसे कि यूटी के केस में क्या होता है कि अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी मटेरियल की टेस्टिंग करते हैं तो वहां पर हमें कांटेक्ट में जाना पड़ता है। हमारे पास में एक मेजर कंपोनेंट होता है, उसको हमें मटेरियल पर रखना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर कोई भी हमारा स्पेसिमेन से कांटेक्ट नहीं होता है। फोर्थ वन इज लार्ज एरिया कैन बी इंस्पेक्टेड। जितना भी बड़ा एरिया हो हम इजीली उसको क्या कर सकते हैं, इंस्पेक्ट कर सकते हैं, यहाँ कहीं जांच कर सकते हैं, उसका परीक्षण कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि एक्यूरेसी हमारी जो होती है आरटी की वो हाई होती है। तो ये सारे एडवांटेजेस हैं जिन्हें हमें याद रखना है। नेक्स्ट हम आते हैं डिसएडवांटेजेस की तरफ। पहला डिसएडवांटेज आरटी का है रेडिएशन इज हैजार्डस। तो हमारी जो रेडिएशन होती है, जो एक्सरेज हो या फिर गामा रेज हो, गामा रेज ज़्यादा हार्मफुल होती हैं बॉडी के लिए, एक्सरेज भी हमारी हार्मफुल होती हैं लेकिन इतना नुकसान नहीं पहुंचाती हैं। तो आरटी हम ओवरऑल ये कह सकते हैं कि हमारी बॉडी के लिए कैसा होता है, हार्मफुल रेडिएशन होती है या हैजार्डस होता है। सेकेंड पॉइंट है हाई सेफ्टी रिक्वायरमेंट। तो यहाँ पर जब हमारी जो रेडिएशन है हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है तो यहाँ पर हमें अच्छे तरीके से क्या लेनी पड़ेगी, सेफ्टी लेनी पड़ेगी। और थर्ड पॉइंट है कॉस्टली मेथड। ये हमारा दूसरे मेथड के कंपैरिजन में कैसा होता है, कॉस्टली होता है। अगर हम डीपीटी एमपीटी से कंपैरिजन करें तो आरटी हमारा ज़्यादा कॉस्टली होता है। टाइम कंज्यूमिंग नेक्स्ट पॉइंट है हमारा डिसएडवांटेजेस में, कि इसमें हमें कुछ ज़्यादा समय लगता है रिजल्ट पाने में। जैसे कि अगर हम यूटी की बात करें, यूटी पे जैसे ही हम प्रोब रखते हैं और हमें मशीन के अंदर ई को दिखाई देना स्टार्ट हो जाती है तो इंस्टेंट हमें वहाँ रिजल्ट मिलता है। लेकिन आरटी के केस में हमें क्या करना पड़ता है, पहले हम टेस्टिंग करते हैं, फिर उसके बाद में फिल्म को प्रोसेसिंग के लिए भेजते हैं, उसमें 40 से 45 मिनट लग जाते हैं, तब जाके हमें रिजल्ट मिलता है। इसलिए इसका ये एक डिसएडवांटेज होता है कि ये टाइम कंज्यूमिंग है। नेक्स्ट है लिमिटेड डिफेक्ट्स ओरिएंटेशन डिटेक्शन। इसमें क्या होता है कि जो हमारे लिमिटेड डिफेक्ट्स होते हैं उन्हीं को हम डिटेक्ट कर सकते हैं, हर एक डिफेक्ट को हम डिटेक्ट नहीं कर सकते। अब वो कौन सा ऐसे डिफेक्ट होते हैं, वो डिफेक्ट हमारे ऐसे होते हैं कि जैसे कि कुछ क्रैक्स होते हैं जो रेडिएशन के पैरेलल होते हैं तो हम उनको डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं। ये भी हमारा एक डिसएडवांटेज होता है किसका, आरटी का रेडियोग्राफिक टेस्टिंग का। आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट इमेज डिस्टॉर्शन। इमेज डिस्टॉर्शन क्या होता है, इमेज डिस्टॉर्शन का मतलब होता है जो भी हमारे मटेरियल या स्पेसिमेन का साइज होता है, जो हमारी इमेज है वो उस साइज से बड़ी बनती है या छोटी बनती है, लंबी बनती है या मोटी बनती है, उसी को हम कहते हैं इमेज डिस्टॉर्शन। इमेज डिस्टॉर्शन कब आता है, जब हमारा मटेरियल जो है वो सोर्स के परपेंडिकुलर नहीं होता है। किसी एंगल पे अगर हमारा सोर्स रखा हुआ है तो हमें
इमेज डिस्टॉर्शन मिलती है। जैसे फॉर एग्जांपल हम समझ लेते हैं एक एग्जांपल से कि जैसे सनलाइट है हमारे पीछे, सन है और हम चल रहे हैं। जब सन हमारे बिल्कुल परपेंडिकुलर होता है तो हमारी जो साइज है उसकी शेडो हमें मिलती है। जो साइज होगा एक्चुअल वही शेडो हमें मिलती है। अगर वो किसी एंगल पे हमारा सन होता है तो कभी हमारी जो शेडो है वो लंबी बनती है, कभी हमारी छोटी बनती है, कभी मोटी बनती है, कभी पतली बनती है। तो इसी को हम कहते हैं इमेज डिस्टॉर्शन। तो इमेज डिस्टॉर्शन हमारा तब आता है जब हमारा सोर्स मटेरियल के परपेंडिकुलर नहीं होता। अगर किसी और एंगल पे होगा तो हमें क्या मिलेगा, इमेज में डिस्टॉर्शन मिलेगा। तो हमेशा याद रहे, जब भी हम आरटी करेंगे, रेडियोग्राफिक टेस्टिंग करेंगे, तो हम सोर्स को परपेंडिकुलर रखेंगे। और इमेज डिस्टॉर्शन कुछ और केसेस में भी मिलता है कि हमारा जो एसएफडी है, एसएफडी का मतलब होता है सोर्स टू फिल्म डिस्टेंस। अगर हमने किसी भी मटेरियल को पास में रख दिया सोर्स के, तब भी हमें इमेज बड़ी मिल सकती है, तब भी हमें क्या मिलेगा, इमेज डिस्टॉर्शन मिलेगा। या फिर हमारा जो सोर्स का साइज है अगर वो बड़ा होगा तब भी हमें इमेज खराब मिलने के चांसेस होते हैं। तो इन सारी चीज़ों का हमें ध्यान रखना होगा। अब कितना हम एसएफडी रखेंगे, ठीक है, या फिर हमारा सोर्स का साइज कितना होना चाहिए, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो टाइप्स ऑफ इमेज डिस्टॉर्शन हमारे दो प्रकार के होते हैं, मैग्निफिकेशन और दूसरा होता है हमारा ज्योमेट्रिक डिस्टॉर्शन। मैग्निफिकेशन में क्या होता है कि अगर हमारा जो सोर्स है वो फिल्म से दूर रहेगा, दूरी पे होगा, तो हमें डिस्टॉर्शन कम मिलेगी। अगर पास में होगा तो हमें डिस्टॉर्शन ज़्यादा मिलेगी। अगर हम ज्योमेट्रिक की बात करें, ज्योमेट्रिक डिस्टॉर्शन की, तो इसमें क्या होता है कि अगर हमारी फिल्म सही तरीके से लगी नहीं है तब भी हमें इमेज में कुछ ना कुछ डिस्टॉर्शन मिल सकता है। ठीक है, तो दो प्रकार के इमेज डिस्टॉर्शन होते हैं, मैग्निफिकेशन एंड ज्योमेट्रिक डिस्टॉर्शन। यही सारी चीजें लिखी हुई हैं, क्या क्या इफेक्ट होंगे इमेज डिस्टॉर्शन के। तो हमारी जो साइज है, साइज मेजरमेंट है वो गलत हो सकती है, चाहे वो छोटी हो बड़ी हो। ठीक है, ये सारी चीजें ये आपको लिंक में हम प्रोवाइड कर देंगे, जो भी पीपीटी है उसको आप आराम से रीड कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा ज्योमेट्रिक अनशार्पनेस। देखिए, अनशार्पनेस का मतलब क्या होता है, अनशार्पनेस का मतलब होता है ब्लरनेस। जब हम आरटी करते हैं, रेडियोग्राफिक टेस्टिंग करते हैं, तो कुछ केसेस में हमें ब्लरनेस मिलती है। वो केसेस हमारे दो प्रकार के होते हैं। उन दो केसेस की वजह से हमें अनशार्पनेस मिलती है या हम कहें कि ब्लरनेस मिलती है। पहला होता है कि सोर्स साइज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ज्योमेट्रिक अनशार्पनेस, या हम ऐसे भी बोल सकते हैं इसको कि ज्योमेट्रिक अनशार्पनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सोर्स साइज। अगर हमारा सोर्स साइज बढ़ेगा वैसे वैसे हमारी अनशार्पनेस यानी कि ब्लरनेस भी बढ़ेगी। ये चीजें कैसे होती हैं उसको हम एक एग्जांपल से भी समझ लेंगे। जैसे ये हमारा स्पेसिमेन है, एक कंडीशन में हमने क्या किया, पॉइंट सोर्स लिया, रेडिएशन इस पर पड़ेंगे, पीछे फिल्म लगी हुई है, तो कुछ उसी तरीके की हमें क्या मिल जाएगी, इमेज मिल जाएगी। अब हम क्या करते हैं कि सोर्स साइज को थोड़ा बढ़ा देते हैं। जब हम सोर्स साइज को अगर हमने इतना बड़ा कर दिया तो पूरे से इधर से रेडिएशन निकलेंगी और निकलने के बाद में इस पॉइंट से इधर पड़ेंगी और इस पॉइंट से भी पड़ेंगी, जिससे क्या होगा, एक और इमेज फॉर्म होगी जो कि हमें ब्लर होती हुई दिखाई देगी। ये तो हमें कंफ्यूजन होगी कि हमारा जो स्पेसिमेन है उसका साइज ये है कि ये, तो पास में क्या आएगी, ब्लरनेस आएगी। अगर हम सोर्स के साइज को और बड़ा कर दें तो हमारी ब्लरनेस क्या होगी, और ज्यादा हो जाएगी। तो सोर्स साइज जो है हमारा जैसे जैसे बढ़ेगा तो हमारी ज्योमेट्रिक अनशार्पनेस भी वैसे वैसे बढ़ेगी। इसलिए हमने बोला ज्योमेट्रिक अनशार्पनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सोर्स साइज। जैसे जैसे सोर्स साइज बढ़ेगा वैसे वैसे ब्लरनेस बढ़ेगी। अगर सोर्स साइज घटेगा तो वैसे वैसे हमारी ब्लरनेस भी कम होगी। तो ये फर्स्ट पॉइंट होता है। सेकेंड पॉइंट होता है ज्योमेट्रिक अनशार्पनेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एसएफडी। अब ये एसएफडी क्या होता है उसको भी समझ लेते हैं। जैसे मान लेते हैं ये हमारा सोर्स है, ये हमारा सोर्स है, यहां से लेके ये हमारा स्पेसिमेन है और यहां फिल्म लगी हुई।
सोर्स से लेके ऑब्जेक्ट तक की जो डिस्टेंस होती है इसको हम बोलते हैं एसओडी, यानी कि सोर्स टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। इसकी कुछ ना कुछ थिकनेस होगी, और सोर्स से लेके यहां एसएफडी तक, यानी कि यहां से लेके यहां तक, इसको हम बोलते हैं एसएफडी, सोर्स टू फिल्म डिस्टेंस। तो अभी जैसे हमने बोला कि ज्योमेट्रिक अनशार्पनेस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, एसएफडी की, यानी कि सोर्स टू फिल्म डिस्टेंस की। अगर एसएफडी बढ़ेगा तो हमारी अनशार्पनेस यानी कि ब्लरनेस घटेगी, अगर हमारा एसएफडी कम होगा तो ब्लरनेस क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जैसे एक एग्जांपल से समझ लेते हैं, जैसे ये हमारा स्पेसिमेन है, कोई भी स्पेसिमेन है, हमने यहाँ से क्या किया कि कोई टॉर्च है हमारे पास में, इससे लाइट डाली तो पीछे कोई बॉल मान लेते हैं, कोई दीवार है, उसकी कुछ ना कुछ शेडो बनेगी। जैसे जैसे हम पास में आते जाएंगे उसकी शेडो क्या होती चली जाती है, बड़ी होती चली जाती है। कुछ ऐसा ही यहां पर होता है। मान लेते हैं कि ये स्पेसिमेन है, ये हमारा सोर्स यहां पे रखा हुआ है, तो उसकी कुछ ना कुछ यहां पे क्या बनेगी, इमेज बनेगी, क्योंकि फिल्म पीछे है, इस पे जाके क्या बनेगी, इमेज बनेगी। अगर हम इस सोर्स को यहां पे रख दें तो क्या होगी, उसकी इमेज कुछ बड़ी बनेगी, और बड़ी बनेगी वो कंफ्यूजन होगा, ये कुछ इस तरीके से क्या आएगी, ब्लरनेस आएगी। इसलिए हमें एसएफडी ऐसा रखना है कि हमें ब्लरनेस ना मिले। तो ज्योमेट्रिक अनशार्पनेस का मतलब होता है कि हमारा जो भी स्पेसिमेन है उसकी जो भी इमेज मिलती है तो आसपास में क्या ना हो, ब्लरनेस ना हो। अगर हम सही तरीके से ऑब्जेक्ट को और सोर्स को दूरी बनाए रखते हैं, या हम कहें कि सोर्स और ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है वो सही करके रखी हुई है, तो हमें कोई भी अनशार्पनेस या कोई भी ब्लरनेस नहीं मिलती है। ठीक है, ये हमारा ज्योमेट्रिक अनशार्पनेस थी, इसको आप पढ़ सकते हैं। सोर्स साइज हमारा बड़ा होगा तो हमारी ब्लरनेस भी कैसी होगी, ज़्यादा होगी। अगर सोर्स साइज कम होगा तो ब्लरनेस हमारी कम होगी। ऑब्जेक्ट टू फिल्म डिस्टेंस अगर हमारी बढ़ेगी तो हम कहेंगे कि हमारी अनशार्पनेस भी क्या होगी, बढ़ेगी। एसएफडी अगर कम होगा तो हमारी अनशार्पनेस बढ़ेगी। यही हमने अभी तक डिस्कस किया है। ठीक है, तो हमें पता है फिर हमें कैसा सोर्स यूज़ करना चाहिए, जिसका साइज जो है वो कम होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। ऐसे सोर्स को हमें यूज़ करना है। बाकी जो हमने डिस्कस किया वही लिखा हुआ है, तो इसको आप आराम से रीड कर सकते हैं। अब आते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर की तरफ। अगर हम और एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात करें, हम जानते हैं कि जो हमारे प्रोटॉन होते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन हैं वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं, जो हमारे न्यूट्रॉन हैं वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। और हम ये भी जानते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की। तो यहाँ पर हमें एक चीज़ ये समझनी है कि हमने जब गामा रे रेडियोग्राफी के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर रहे थे तो हमने बोला कि जो हमारे एलिमेंट होते हैं, जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं, उन एलिमेंट का यूज़ करते हैं गामा रे रेडियोग्राफी करने के लिए, तो वो अनस्टेबल होते हैं। सवाल ये यहाँ पर बनता है कि वो अनस्टेबल होते क्यों। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, जो हमारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं जैसे कि इरिडियम 192 हो गया, कोबाल्ट 60 हो गया, इन्हीं दो एलिमेंट का इंडस्ट्री में ज़्यादा यूज़ करते हैं। ये अनस्टेबल इसलिए होते हैं क्योंकि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ज़्यादा होते हैं। हम जानते हैं कि इस तरीके से ये हमारा न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस में क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इस तरीके से न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं, या हम कहें कि चक्कर लगाते हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ज़्यादा होने की वजह से हमारा जो एलिमेंट होता है, इरिडियम 192 हो सकता है, कोबाल्ट 60 होता है, वो अनस्टेबल होता है। और वो जब अनस्टेबल होता है तो वो स्टेबिलिटी की तरफ जाता है, जिसकी वजह से कुछ एनर्जी रिलीज होती है और अल्फा बीटा गामा रेज हमें आसानी से मिल जाती है। तो वही सारी चीज़ें यहाँ पे भी हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर इन रेडियोग्राफी।
हम जानते हैं कि हमें जो एक्सरेज है, एक्सरेज तो हमें कहाँ से मिल जाती है? जो पावर सोर्स होता है, हम एक हाई वोल्टेज देते हैं और हमारे पास में मशीन होती है, उसमें हमारे इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं हाई स्पीड से और जाके पढ़ते हैं, हमारा टारगेटेड एनोड होता है, उस पर जाके पढ़ते हैं, स्ट्राइक करते हैं और हमें एक्सरेज मिल जाती है। और गामा रेज हम जानते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट से मिलती हैं, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। रेडियो एक्टिव डिके, ये भी वही चीज है। रेडियो एक्टिव डिके का मतलब होता है टूटना। जो भी हमारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट हैं उनका टूटना ही रेडियो एक्टिव डिके कहलाता है। क्योंकि जो हमारा इरिडियम 192 हो या फिर कोबाल्ट 60 हो, जो भी हमारे एलिमेंट यूज होते हैं आरटी करने के लिए, उनका डिके होता है, उनसे रेडिएशन निकलती रहती है। और जो रेडिएशन है वो अल्फा, बीटा और गामा रेज निकलती हैं। अल्फा बीटा का हम यूज नहीं कर पाते हैं, गामा रेज का हम इजीली यूज कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि गामा रेज की पेनिट्रेशन पावर हाई होती है। तो रेडियो एक्टिव डिके समझ में आ गया होगा, वही सारी चीजें लिखी हुई हैं। टाइप्स ऑफ रेडिएशन डिके, अल्फा डिके, बीटा और गामा। क्योंकि हमें पता है अनस्टेबल हमारा जो भी एलिमेंट होता है वो स्टेबिलिटी की तरफ जाता है और उससे अल्फा, बीटा, गामा रेज निकलती हैं। सेम भाई एक और एलिमेंट याद रखिए, सेलेनियम 75, ठीक है, इसका भी हम यूज करते हैं आरटी करने के लिए। एप्लीकेशन की बात करें, एप्लीकेशन इन आरटी, कि आरटी का क्या एप्लीकेशन है, तो जो भी हमारे मटेरियल है, हर एक मटेरियल का इंस्पेक्शन करने के लिए हम रेडियोग्राफिक टेस्टिंग करते हैं। चाहे वो एरोस्पेस का पार्ट हो या फिर हमारा पाइपलाइन का पार्ट हो या पाइप हो। नेक्स्ट हम आते हैं एक्टिविटी रिमेनिंग आफ्टर डिके। एक्टिविटी का मतलब यहां पर है सोर्स इंटेंसिटी से या फिर हमारे सोर्स स्ट्रेंथ से, या फिर हम कहें सोर्स की जो यूनिट होती है वो होती है हमारी क्यूरी, या हम मिली क्यूरी भी उसको कह सकते हैं, क्योंकि 1 क्यूरी बराबर होता है हमारा 1000 मिली क्यूरी। तो जो हमारी सोर्स इंटेंसिटी है इन गामा रे रेडियोग्राफी, कहीं पर भी क्यूरी, मिली क्यूरी लिखा हुआ है तो हम समझ जाएंगे कि हम गामा रे रेडियोग्राफी की बात कर रहे हैं। अगर कहीं पर वोल्टेज या फिर करंट की बात हो रही है तो हम समझ जाएंगे कि वहां पर एक्सरे रेडियोग्राफी की बात हो रही है। जो हमारी यूनिट होती है वो होती है क्यूरी। 1 क्यूरी बराबर 1000 मिली क्यूरी। एक और यूनिट होती है बैकुरल। तो 1 क्यूरी, क्यूरी को हम शॉर्ट में CI भी लिखते हैं, तो 1 CI इक्वल टू 3.7 इंटू 10⁻10 बैकुरल, जिसको हम शॉर्ट में BQB लिखते हैं। तो हमारी जो सोर्स इंटेंसिटी है या सोर्स स्ट्रेंथ है, जिसको हम एक्टिविटी भी कहते हैं, तो उसकी जो यूनिट होती है वो होती है क्यूरी, जिसको शॉर्ट में हम CI भी लिखते हैं। 1 क्यूरी बराबर 1000 मिली क्यूरी होता है। 1 क्यूरी बराबर 3.7 इंटू 10⁻10 बैकुरल भी होता है। तो इसकी 3 यूनिट हो गई, क्यूरी, मिली क्यूरी और बैकुरल। अब यहां पर लिखा हुआ है एक्टिविटी रिमेनिंग आफ्टर डिके, कि एक्टिविटी क्या होगी अगर हमारा जो भी एलिमेंट है उसका डिके हो रहा है। एक टर्म आता है हाफ लाइफ करके, हाफ लाइफ। हाफ लाइफ क्या होता है? एक समय होता है कि उस समय के बाद में हमारा जो रेडिएशन है, या हम कहें कि जो हमारा सोर्स है वो आधा हो जाता है। जैसे कि हमारे पास में 100 क्यूरी सोर्स है, हमारे पास में 100 क्यूरी सोर्स है, तो एक समय के बाद में हमारा जो सोर्स है वो आधा हो जाएगा। अब कितना वो समय होता है? जैसे कि हम इरिडियम 192 की बात करें, तो इरिडियम 192 अगर हमारे पास में 100 क्यूरी है तो 74 to 75 डेज में हमारा जो सोर्स है वो आधा हो जाएगा और कितना बचेगा? 50 क्यूरी। 2 हाफ लाइफ के बाद में कितना होगा? 50 का आधा 25 हो जाएगा। 3 हाफ लाइफ के बाद में कितना होगा? 12.5 हो जाएगा, 12.5 क्यूरी। तो हाफ लाइफ हमारा एक समय होता है कि इस समय के बाद में हमारा जो सोर्स है वो आधा हो जाएगा।
अगर हम इरिडियम 192 की बात करें तो इरिडियम 192 का जो हाफ लाइफ होता है वो 74 टू 75 डेज होता है। कोबाल्ट 60 की बात करें तो उसका जो हाफ लाइफ होता है वो 5.3 ईयर्स होता है। कि अगर हमारे पास में 100 क्यू रिसोर्स है कोबाल्ट 60 तो 5.3 ईयर्स के बाद में कितना बचेगा हमारे पास में 50 क्यूरी बचेगा। तो ये एक समय होता है। अब जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है हमारा ए नॉट बाई ई टू दी पावर माइनस लैम्डा टी, इसको हम इजी लैंग्वेज में लिखते हैं। ए हमारा न्यू सोर्स स्ट्रेंथ है या न्यू एक्टिविटी है, ए नॉट हमारा ओरिजिनल हमारा सोर्स है, और ये हमारा होता है 2 की पावर n। n जो है वो हमारा नंबर ऑफ हाफ लाइफ होता है, नंबर ऑफ हाफ लाइफ। ठीक है, अब जैसे एक न्यूमेरिकल से समझ लेते हैं। हमारे पास में 100 क्यूरी सोर्स है, 100 क्यूरी सोर्स है हमारे पास में, और हमसे बोला गया कि 2 हाफ लाइफ के बाद में कितना बचेगा, यानी आफ्टर 2 हाफ लाइफ, कि 2 हाफ लाइफ के बाद में कितना बचेगा। तो हमारे पास में ये जनरल फॉर्मूला होता है, 100 क्यूरी सोर्स है यानी कि ओरिजिनल सोर्स हमारे पास में कितना है 100, 2 हाफ लाइफ के बाद में पूछा है तो 2 की पावर 2, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 100/4 हो जाएगा। हम डायरेक्ट बता सकते हैं कि 2 हाफ लाइफ के बाद में जो हमारा सोर्स होगा वो 25 क्यूरी बचेगा। तो ये हम थोड़ा सा इजी तरीके से समझ सकते हैं। ठीक है, ये है कि ये इजी तरीके से हम आराम से समझ सकते हैं। बाकी इसको भी समझा सकते हैं लेकिन थोड़ा सा डिफिकल्ट, क्योंकि लिखा हुआ थोड़ा सा वैसा है तो हो सकता है आपको इतना क्लियर समझ में ना आए। ऐसे समझ ले रहा है आपको आराम से। ए जो है हमारा न्यू सोर्स है या न्यू एक्टिविटी है, ए नॉट हमारा ओरिजिनल 2 की पावर n, n जो है नंबर ऑफ हाफ लाइफ। ठीक है, सेकंड लेक्चर में हम इतना ही करेंगे, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, क्योंकि आरटी थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, जो भी स्टूडेंट हैं वो सीखते होंगे। बाकी ये है कि कोई चीज़ मुश्किल नहीं है, आराम से आप लोगों को समझ में आ सकती है। अगर किसी को ज़्यादा प्रॉब्लम है या कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उस टॉपिक पे आपको अलग से लेक्चर बना के भेज दूँ। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।